गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी द बंगाल फाइल्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो ना तो हिंदू के लिए है और ना ही मुसलमान के खिलाफ है। ये कहानी इंसानियत के खून की है जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि कश्मीरी पंडित के साथ क्या क्या हुआ था और जिसने भी वो सब देखा था वो आज तक चैन से सो नहीं पाया था। अब ऐसे ही शिवा पंडित है जिनकी नींद इसी सपने से टूटती है। एक्चुअली शिवा जब छोटा था तब वो लोग कश्मीर में रहा करते थे और उसी दंगों में शिवा की माँ को मार दिया था। तो वही शिवा के पापा की भी 2 साल पहले डेथ हो गई थी। अब शिवा की बात करें तो शिवा एक आईपीएस ऑफिसर है और जब वो पुलिस स्टेशन जाता है तो उसे पता चलता है कि एक बंगाल की लड़की जिसका नाम गीता है वो मिसिंग है। शिवा के सीनियर उसे बताते हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि इसमें वहाँ के एमएलए सरदार खान का हाथ है और उसके खिलाफ एक गवाह भी है, लेकिन वो बहुत ही बूढ़ी औरत है जिसे भूलने की भी आदत थी, जिसकी वजह से वो कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। अब शिवा के सीनियर को डर था कि लोग उसे हिंदू मुस्लिम वाला एंगल बनाकर फिर से दंगे ना भड़के, इसलिए वो शिवा से कहते हैं कि वो अपनी सूझबूझ से जल्दी से ये केस सॉल्व करे। जो सुनने के बाद शिवा तुरंत कलकत्ता के लिए निकलता है। अब वहाँ आने के बाद उसकी मुलाकात मीडिया और वहाँ पर बैठे एक शराबी से होती है, लेकिन वो शराबी काफी फंबल करके बोल रहा था, इसलिए शिवा उसकी कोई बात नहीं सुनता और अंदर पुलिस स्टेशन में चला जाता है। तो देखता है कि पुलिस वालों ने वहां पर माँ भारती को पिछले 16 घंटों से पूछताछ के लिए बैठा कर रखा था। एक्चुअली माँ भारती वही लेडी है जिसने ये सब होते हुए देखा था और वो इस केस की इकलौती गवाह थी, लेकिन उसे भूलने की बीमारी थी जिसकी वजह से उसे ठीक से कुछ भी याद नहीं था। अब शिवा जब इस केस की फाइल देखता है तो वो समझ जाता है कि पुलिस वालों ने ठीक से काम नहीं किया। यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गई कि शिवा एक सीबीआई ऑफिसर है। अब शिवा फाइल देखकर समझ गया था कि पुलिस वाले इस केस को दबाना चाहते हैं और इसी वजह से वो इस बूढ़ी औरत को सस्पेक्ट बनाकर उसी से पूछताछ कर रहे थे। मगर शिवा को सरदार खान पर ही शक था क्योंकि वो यहाँ का एमएलए है और उसके एक इशारे पर उसके लोग किसी की भी जान ले सकते थे। अब शिवा देखता है कि सरदार खान पुलिस स्टेशन के सामने ही भाषण दे रहा था। ये देखकर शिवा उससे पूछताछ करने के लिए जाने लगता है कि तभी उसे गौरी नाम की लड़की मिलती है जो कि एक रिपोर्टर है और वो मिसिंग लड़की गीता की दोस्त है। अब गौरी को लगता है कि शिवा जरूर गीता को ढूंढेगा, इसलिए वो शिवा की मदद करना चाहती थी। जिसके बाद शिवा सरदार खान से बात करने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है कि तभी उसके लोग शिवा के ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं, जिसकी वजह से शिवा को चोट लगती है और वो नीचे गिरता है। अब ये देखकर सरदार खान अपने लोगों के साथ वहां से निकल जाता है कि तभी वहां पर चतुर आता है और शिवा का खून पोंछता है। जिसके बाद शिवा को अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी थी, इसलिए वो सबसे पहले भारती से सवाल करने लगता है, लेकिन भारती कुछ भी ठीक से बता नहीं पा रही थी। साथ ही वो शिवा को अमर कह के बुलाने लगती है। जिसके बाद भारती को अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है जो आज़ादी से पहले वो जिया करती थी। जिसके बाद कहानी 1942 में चली जाती है, यानी कि पार्टीशन से 5 साल पहले, जहां पर हम भारती यानी कि भारती बैनर्जी को देखते हैं जो कॉलेज की एक होनहार स्टूडेंट है। उसके पापा जस्टिस बैनर्जी गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हैं, तो वही भारती का कहना था कि शांति के लिए खून बहाना पड़ता है। जिसके बाद भारती को जब डिग्री देने के लिए एक ब्रिटिश गवर्नर वहां पर आता है तो भारती गन से उसे शूट कर देती है। भारती ने अपने माता पिता के सामने ही उस ब्रिटिश गवर्नर को मार दिया था, जो देखकर उसके माता पिता भी काफी ज्यादा शॉक थे। एक्चुअली भारती पहले से एक क्रांतिकारी थिंकिंग वाली थी और उसे देश के लिए कुछ ना कुछ करना था। अब भारती ने ब्रिटिश गवर्नर को मार दिया था, इसलिए उसे जेल हो जाती है, लेकिन अभी वो अंडर एज थी, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद उसे बेल मिल जाती है। जिसके बाद 3 साल बीत जाते हैं और हम 1945 को देखते हैं, जहां पर भारती को लेकर उसके पिता महात्मा गांधी के पास गए थे और तब भारती के मन में महात्मा गांधी के लिए काफी सारे सवाल थे कि जब देश को आज़ादी मिलेगी तो क्या होगा, जब देश को सरकार चलाएगी और उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया तो क्या होगा। तो गांधी जी उसे बताते हैं कि देश में सबसे ऊपर कानून होता है जिसे सबको मानना पड़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। वो भारती से कहते हैं कि लाश के बाद लाश बिछाने से कुछ भी नहीं होगा, पूरा देश कब्रिस्तान बन जाएगा, इसलिए वो उसे कहते हैं कि वो आग लगाने वाली नहीं बल्कि आग बुझाने वाली बन जाए। साथ ही वो भारती को बताते हैं कि देश को आज़ादी मिलने वाली है, लेकिन साथ ही उसका पार्टीशन भी होने वाला है, इसलिए वो भारती से कहते हैं कि तुम जैसे यंग लोग ही इस चीज़ को होने से रोक सकते हैं। इसलिए वो भारती से कहते हैं कि वो मुस्लिम लड़कियों से बात करें और उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश करें, क्योंकि हर बार बस जंग करके ही सब कुछ जीता नहीं जा सकता, कभी कभी शांति से भी वो काम किया जा सकता है।
तो क्यों खामखा खून बहाना। अब गांधी जी से बात करने के बाद भारती की सोच पूरी तरह से बदल गई थी और अब वो अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए तैयार थी। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर गौरी शिवा को बताती है कि गीता की माँ ने सरदार खान की पार्टी को ज्वाइन किया था, लेकिन उसके साथ वहाँ पर बहुत ही बुरा व्यवहार होता। वो लोग उसके साथ बहुत ही गलत हरकत करते। अब जैसे इसके बारे में गीता को पता चला तो उसने इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। ये देखकर गीता की माँ डर गई और उसने गीता को दिल्ली भेज दिया आगे की पढ़ाई के लिए। तो वही भारती माँ ने गीता की माँ को सरदार खान की दलदल से निकाल लिया, लेकिन उसके बाद गीता की माँ की डेथ हो गई। अब माँ की मौत के बाद गीता वापस बंगाल आई और उसने ठान लिया कि वो सरदार खान से बदला लेकर रहेगी। अब उसके ऊपर किसी को शक न हो, इसलिए वो भारती के घर पर रहने लगी। जिसके बाद गौरी शिवा को गीता का एक वीडियो दिखाती है, जिसमें गीता बता रही थी कि सरदार यहाँ से बांग्लादेश के इलीगल इमिग्रेंट्स को बंगाल लाता है और फिर उन्हें यहाँ का सिटीजनशिप दिलवाता है, जिसके बाद वो लोग उसे वोट करते हैं। सरदार खान के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ बोल नहीं सकता, क्योंकि उसके अंडरवर्ल्ड के साथ भी काफ़ी कनेक्शंस हैं और उसके कहने पर यहाँ पर दंगे हो सकते हैं और इसी वजह से कोई भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। अब गीता जब ये सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड कर रही थी, तभी उसके ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं और ये सब कुछ फ़ोन में रिकॉर्ड हो रहा था। अब गौरी को पता था कि पुलिस सरदार खान से मिली हुई है, इसलिए उसने ये वीडियो पुलिस को नहीं दिया था, लेकिन अब उसने शिवा को दे दिया था। तो वही शिवा ने पुलिस स्टेशन में सरदार खान को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो वहाँ पर अपने गुंडे भेजता है, जो देखकर शिवा को गुस्सा आता है और वो उन सबको पीट कर वहाँ से भेज देता है। हालांकि पुलिस वाले उसे ऐसा करने से रोक रहे थे, लेकिन शिवा उनकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद शिवा फिर से भारती माँ के पास आता है और उनसे गीता के बारे में पूछने लगता है। तो वो उसे एक कहानी सुनाने लगती है। वो बताती है कि एक राक्षस था जो कि देवता और दानव दोनों का रूप धारण कर सकता था। जैसे उसके पास लोग आते, वो उस हिसाब से अपने आप को देव और दानव बनाता और इसी वजह से उसे कोई हरा नहीं सकता था। जिसके बाद कहानी फिर से 1945 में शिफ्ट हो जाती है, जहां पर इंडिया का बंटवारा होने वाला था, इसलिए गांधी जी जिन्ना के साथ मीटिंग करते हैं और उस बीच उनका ये कहना था कि हिंदू मुस्लिम को एक साथ रहना चाहिए, लेकिन जिन्ना का कहना था कि ये दोनों रिलीजन काफी ज्यादा अलग हैं और अगर ये लोग साथ में रहेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहेगी। जिसके बाद दिन था 16 अगस्त 1946, बंगाल का एक आम दिन, जब सब लोग काफी खुश थे क्योंकि आज गवर्नर ने छुट्टी का ऐलान कर दिया था। सभी पुलिस स्टेशंस में हिंदू ऑफिसर्स को हटाकर मुस्लिम ऑफिसर्स को रख दिया था, ताकि आज जो भी हो उसके बीच कोई ना आ सके। जिसके बाद कुछ मुस्लिम लोग अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर वहां पर दंगे शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि जब देश के लोग बंटवारा नहीं चाहते तो उनका ध्यान भटकाने के लिए किसी न किसी साजिश का रचा जाना जरूरी है, और उसी तरह से उन लोगों ने ये सब करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो बंगाल के दो टुकड़े कर सके। अब इस दंगों के बीच भारती वहां पर फंस जाती है। अब भारती किसी तरह उनसे बचते हुए अपने पापा के पास आती है, तो उसके पापा भी कार से भागने की कोशिश कर रहे थे। अब भारती भी उनके साथ कार में बैठ जाती है और वो तीनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन बीच में कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से कार रुक जाती है कि तभी उनके ऊपर लोग हमला करने लगते हैं। इसलिए भारती के पापा भारती और उसकी माँ को आगे निकलने के लिए कहते हैं। तब तक वो पेट्रोल लाने के लिए चले जाते हैं। अब भारती और उसकी माँ एक मिल में आते हैं, जहाँ पर पहले से ही काफी सारे लोग थे, लेकिन तभी उस मिल को आग लगा दी जाती है, जहाँ से भारती तो भाग निकलती है, लेकिन उसकी माँ भाग नहीं पाती। तभी वहाँ पर कुछ आदमी आते हैं और लोगों को मार देते हैं। भारती जब ये सब देखती है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसकी जान बच जाती है, जिसे अगली सुबह अमरजीत नाम का एक सिख देखता है। अमरजीत भारती को हौसला देता है और कहता है कि तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा और जीना भी होगा। जिसके बाद अमरजीत भारती को लेकर गोपाल पट्टा नाम के एक हिंदू के पास लेकर आता है, जो भारती जैसी लड़कियों की मदद किया करता था। वहाँ पर सभी जात के हिंदू थे और वो सभी मिलकर काम करते थे। अब इनके ऊपर हमला हो रहा था, इसलिए वो भी मुस्लिम लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आखिर हिंदू कब तक चुप रहे थे, इसलिए वो भी अब मुस्लिम लोगों पर हमला कर रहे थे। लेकिन जब गांधी जी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने हिंदू से कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते, चाहे जो भी हो उन्हें हथियार नहीं उठाने चाहिए, और उनके कहने पर हिंदू लोग उनकी बात मान गए। जिसके बाद गांधी जी ने धरना किया, जहां पर हथियार डालने के लिए पत्ता भी आया था। वो गांधी जी से बस एक सवाल पूछता है कि अगर कुछ लोग उनकी बहन बेटियों को उठाकर लेकर जाएंगे तो वो क्या करेंगे। जिस पर गांधी जी का कहना था कि अगर ऐसा हुआ तो उन्हें खुद को ही खत्म कर लेना चाहिए। जो सुनकर पत्ता उनसे कहता है कि उनकी जिद के चलते वो अपने धर्म को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए वो उनसे कहता है कि वो अपना हथियार नहीं डालेगा।
जिसके बाद ऐसे ही दंगे शुरू रहते हैं और वहां पर 20 लाख लोगों की जान गई थी, जो देखकर भारती और अमरजीत दोनों ही दंग रह गए थे। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर सरदार खान के इशारे पर भीड़ शिवा के खिलाफ नारे लगाने लगती है। अब ये सुनकर शिवा उन लोगों से बात करने के लिए जाने लगता है, लेकिन भारती उसे रोकती है और कहती है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि ये भीड़ है, इनके पास ना ही अपनी सोच है और ना ही अपना कोई मकसद। बस इनसे उनका मालिक जो कहता है वो वैसा ही करती है, इसलिए इनसे बात करना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, जिसमें शिवा की जान भी जा सकती है। भारती कहती है कि जब उस दिन उसके पापा ने भारती और उसकी माँ को आगे भेजा, तो वो भीड़ के साथ बात करने के लिए गए। वो उन्हें शांत करवाना चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। अब भीड़ को सरदार ने भेजा था, इसलिए शिवा सरदार को पकड़ने के लिए उसके घर जाता है, बिना इस बात की परवाह किए कि उसके साथ क्या होगा। तो वही सरदार जब शिवा को देखता है तो उसे वो अंदर बुलाता है, और शिवा जब अंदर जाता है तो सरदार शिवा के सीनियर को कॉल करता है, जहाँ पर शिवा का सीनियर शिवा से कहने लगता है कि उसे सरदार को अरेस्ट करने के लिए जाने से पहले उनसे परमिशन लेनी चाहिए थी। इसलिए वो शिवा को डांट कर कहते हैं कि चुपचाप वहाँ से निकल आए, क्योंकि अगर उसने सरदार को अरेस्ट किया तो दंगे भड़क सकते हैं। उन्होंने शिवा से कहा था कि जो कुछ भी करना है वो शांति से करना है। अब ये सुनने के बाद शिवा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। सरदार उसे कहता है कि वो उसे सॉरी बोले, जिसके बाद शिवा उसे सॉरी बोलता है, जिसके बाद वो उसे बंगाली में सॉरी बोलने के लिए कहता है। अब शिवा वैसा ही करता है, जिसके बाद सरदार शिवा को थप्पड़ मारता है और वहां से जाने के लिए कहता है। अब शिवा के लिए ये इंसल्ट बोलना आसान नहीं था, जिसके बाद जब वो वहां से जा रहा था तो वो अपने जूनियर से चतुर के बारे में पूछता है। तो वो बताते हैं कि चतुर भी एक पुलिस ऑफिसर था और उसने भी एक बड़े आदमी से पंगा लिया था, जिसके बाद उस आदमी ने चतुर की जीभ काट दी थी, और तब से चतुर इस तरह से घूमता है। अब ये सुनकर शिवा को काफ़ी बुरा लगता है और वो चतुर की बातें सुनने लगता है। उसकी बातें सुनने के लिए वो उसके साथ बैठकर ड्रिंक करने लगता है। जिसके बाद चतुर शिवा को बताता है कि भारत बस दो टुकड़ों में नहीं बटा हुआ, बल्कि इसके और भी अलग टुकड़े हैं। मतलब जैसे नॉर्थ साउथ, अलग अलग भाषा, रिजर्व नॉन रिजर्व, इन सब चीज़ों में भी बटा हुआ है। शुरू से ही बस हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे होते हैं ताकि कुछ लोग सत्ता में रह सके। कुछ लोगों ने टेबल पर बैठकर डिसाइड कर लिया कि भारत का पार्टीशन होगा, लेकिन क्या उन्होंने जो डिसीजन लिया वो सही था? वो कहता है कि सरदार खान जैसे लोग अचानक से पैदा नहीं हुए, वो उसी पार्टीशन की देन है। अब शिवा को भारती की पूरी कहानी जाननी थी कि कैसे वो अब तक इस सब सिचुएशन से लड़ती रही, कैसे अकेले उसने इस सब का सामना किया। लेकिन भारती को ज़्यादा कुछ याद नहीं था, लेकिन एक नाम जो वो कभी भी भूल नहीं सकती थी, और वो नाम था गुलाम हुसैनी। जिसके बाद कहानी पीछे जाती है जब ये सब दंगे हो रहे थे, जहां भारती अमरजीत के साथ नोखाली पहुंचती है, जहां पर 80% मुस्लिम थे और 20% हिंदू थे, और इस जगह को भी वो मुस्लिम लीग वाले पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने एक नए गुंडे को तैयार किया था, जिसका नाम था गुलाम हुसैनी, जो हर हाल में नोखाली को पाकिस्तान में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वहाँ के जो हिंदू थे वो अभी भी डटे हुए थे, जिनमें से एक थे हिंदू महासभा के चौधरी जी। चौधरी जी वंदे मातरम नाम का एक अखबार चलाते थे, लेकिन उनके अखबार में काफ़ी सारे मुस्लिम लोग भी काम किया करते थे, इसलिए वो काम छोड़कर चले गए। एक्चुअली चौधरी जी का कहना था कि वो लोगों को बताएंगे कि किस तरह उन्हें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन लोगों के काम छोड़ने की वजह से उनका अखबार बंद हो गया था। साथ ही चौधरी जी भारती के पापा के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। वो भारती को बताते हैं कि मुस्लिम लीग ने गुलाम से कहा है कि वो जितने लोगों को मुस्लिम में कन्वर्ट कर सकता है उतने लोगों को वो करे। अब ये सुनने पर भारती कहती है कि वो उनका अखबार फिर से शुरू करेगी। वो और अमरजीत मिलकर इस अखबार को बाहर भी भेजेंगे ताकि लोगों को यहाँ क्या चल रहा है वो पता चल सके। जिसके बाद वो लोग फिर से अखबार स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे इसके बारे में गुलाम को पता चलता है वो तुरंत चौधरी के ऑफिस आता है और सबको धमकाता है। वो भारती से कहता है कि उसे तो वो अपनी बेगम बनाएगा और एक दिन उसे मुस्लिम बनाकर रहेगा। जो सुनकर अमरजीत को भी काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुलाम को काफ़ी बातें सुनाता है। जिसके बाद गुलाम इनसे कहता है कि जल्दी इनके साथ फिर से मुलाकात होगी। जिसके बाद गुलाम इनके पेपर्स जो बाहर जाते थे उन्हें बंद कर देता है। तो वही साथ ही कुछ लोग भी गुलाम की धमकी से काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, जिसकी वजह से पेपर प्रिंटिंग फिर से रुक गई थी। अब दिवाली आई थी, इसलिए सभी हिंदू चौधरी के घर पर इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट करने लगते हैं। तो वही भारती और अमरजीत प्रिंटिंग प्रेस में भी दिया जलाने के लिए जाते हैं कि तभी गुलाम और उसके लोग चौधरी के घर पर हमला करते हैं और वहाँ के सारे लोगों को मार देते हैं, यहाँ तक कि वो चौधरी को भी बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। लेकिन भारती और अमरजीत की जान बच गई थी, क्योंकि तब वो प्रिंटिंग प्रेस में थे।
जिसके बाद हम गांधी जी को देखते हैं, जिन्हें जब बंगाल के दंगों के बारे में पता चलता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाते। यहाँ तक कि जब उन्हें पता चला था कि नौखाली में दंगे होने वाले हैं तो उन्होंने हिंदुओं से कहा था कि वो जल्दी से नौखाली छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाए, क्योंकि उनकी अहिंसा की नीति अब हारती हुई दिख रही थी। तो वही दूसरी तरफ अब ये पक्का हो जाता है कि भारत का पार्टीशन होगा, और ये फैसला कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर लिया था। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर शिवा भी पूरी तरह से हार चुका था। उसे सरदार खान को अरेस्ट करना था, लेकिन वो कर नहीं सकता था। इसलिए वो उसके आदमियों को पकड़ता है और उनसे गीता के बारे में पूछताछ करता है। लेकिन जैसे सरदार को पता चलता है कि शिवा अभी भी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो वो फिर से हिंदू मुस्लिम में दंगे करवाता है, जिसकी वजह से वहाँ की सिचुएशन बिगड़ने लगती है। ये देखकर शिवा के सीनियर उसे कहते हैं कि वो वापस आ जाए, जिसके बाद शिवा को उसका सस्पेंशन ऑर्डर मिल जाता है। शिवा के सीनियर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिवा अब समझ चुका था कि जो पार्टीशन 1947 में स्टार्ट हुआ था वो अभी भी शुरू ही है। वो समझ जाता है कि कुछ माफिया इस तरह से मिलकर दंगे करवाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आम आदमी पिसता है, फिर चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान। अब शिवा का सीनियर शिवा को एक और मौका देना चाहता था, तो वो शिवा से कहता है कि जाओ जाकर सरदार से मिलो और ये दंगे शांत करवाओ। अब शिवा ये करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन सबसे पहले वो भारती के पास जाता है ताकि उसे गीता के बारे में कुछ याद दिलाने की कोशिश कर सके। लेकिन भारती को गीता के बारे में तो कुछ याद नहीं आता, लेकिन उसे 15 अगस्त 1947 की रात याद आती है, जब गुलाम ने अमरजीत को पकड़ लिया था और उसे बहुत ही बुरी तरह से मार दिया। साथ ही उसने भारती के सारे कपड़े फाड़ दिए और उसके ऊपर एक मुस्लिम नाम लिख दिया था। साथ ही वहाँ पर जितने भी हिंदू थे उन्हें मार दिया गया और नौखाली पाकिस्तान का पार्ट बन गई। अमरजीत जब पहली बार भारती से मिला था तो उसने भारती से कहा था कि भारती को जीना होगा, और इसी वजह से भारती अब तक जी रही है। लेकिन उसे इस बात का पछतावा है कि उस दिन उसने गुलाम हुसैनी को क्यों नहीं मारा। अब ये सुनते ही शिवा तुरंत सरदार से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे सिस्टम का पार्ट बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। जिस पर सरदार कहता है कि उसे दूसरों के बारे में सोचना बंद करना होगा और कई चीज़ों को बर्दाश्त करना होगा। अब शिवा उसकी बात समझ नहीं पाता, तो सरदार उसे अपने बालकनी के नीचे दिखाता है, तो वो देखता है कि वहाँ पर गीता को उसने गोली मार दी थी और वहीं पर उसे दफन कर दिया गया था। ये देखकर शिवा को काफी बुरा लगता है और उसे बार बार भारती और चतुर की बात याद आ रही थी कि जिस तरह से भारती को अफसोस था कि उस दिन उसने गुलाम को क्यों नहीं मारा। शिवा को भी इसी तरह से कुछ फील होता है और वो वहीं पर सरदार खान को मार देता है। सरदार खान की आवाज भी नहीं निकलती और उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद शिवा तुरंत भारती के पास आता है और भारती को बता देता है कि उन्होंने जो गलती की थी वो उसने नहीं की, उसने सरदार खान को मार दिया है। अब भारती उसे फाइल देती है जो कि दिल्ली की थी, क्योंकि इस बंगाल में जो दंगे हो रहे थे वो दिल्ली से जुड़े हुए थे। वहाँ की राजनीति ने बंगाल में जो करवाया उसके सबूत वहाँ पर चतुर भी लेकर आता है। शिवा कहता है कि वो जानता है कि उसने सरदार खान को मारा है और उसकी कीमत उसे चुकानी होगी, लेकिन अब उसकी जो भी कीमत हो वो उसे चुकाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि भारत बस भारत के लोगों का है और जो लोग इस तरह से दंगे करवाते हैं कहीं ना कहीं उन्हें खत्म करने की जरूरत है, नहीं तो हमारा देश अंदर ही अंदर खोखला बन जाएगा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी द बंगाल फाइल्स मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।